हेलो वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। आज हम लोग केमिस्ट्री से अल्कली मेटल्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये अल्कली मेटल्स क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सब कुछ हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल्स को ग्रुप वन एलिमेंट भी कहा जाता है। अगर मैं अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अल्कली मेटल्स। अब देखिए क्या होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आता है हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड अगेन हमारे पास आ जाता है नियॉन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे दिस हीलियम एंड दिस नियॉन एनी, ये दोनों ही मेरे 18 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही नोबल गैसेस हैं। तो एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब का डिजायर है कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया जाए, शुड अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। तो अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं उसमें इन नोबल गैसेस का काफ़ी ज़्यादा रोल है। जैसे अगर मुझे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो मैं उसके लिए 1s2 लिखूंगा। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम 1s2 लिखेंगे। सिमिलरली नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है एज कंपेयर टू द हीलियम। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगा? 1s2, यहाँ पे आपको मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6। ओके, तो नियॉन के बाद जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में ही जाता है। हीलियम ही एक ऐसा नोबल गैस है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में एंटर होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो मैं क्या करूंगा? लिथियम इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले हीलियम का यहाँ पे अंडर ब्रैकेट लिख दूंगा, यानी यहाँ पे He का लिखने का मतलब है कि यहाँ पे हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर रहे हैं, He। उसके बाद हम यहाँ पे लिथियम का पीरियड सबसे पहले लिखेंगे। लिथियम सेकेंड पीरियड में आता है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स का NS1 होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। NS1 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अल्कली मेटल्स। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने N पीरियड ले लिया, S ऑर्बिट ले लिया, एंड दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ठीक है, तो लिथियम के बाद आ गया आपका हीलियम। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसका पीरियड फॉलोड बाय पीरियड और उसके बाद उसका ऑर्बिट लिख देंगे। क्लियर? अब नियॉन के बाद जो सोडियम आता है, नियॉन के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम। अब सोडियम का मुझे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना है तो मैं क्या करूंगा? Na, सबसे पहले यहाँ पे मैं नियॉन लिखूंगा, नियॉन। उसके बाद अब सोडियम थर्ड पीरियड में आता है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम। अभी जो हमने डिस्कस किया, ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो एक और तरीका है जिसमें आप लॉन्ग फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर सकते हो। लॉन्ग फॉर्म में अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पता लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं S1 लिखूंगा, 1s1। हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2, 2s1, बेरिलियम का
1s2 2s2। अब बोरन यहाँ से देखिए p ब्लॉक चालू हो जाता है, तो अब यहाँ पे p ब्लॉक एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p1 2, दिस इज द पीरियड। अब बोलेंगे 1p क्यों नहीं लिया हम? 1p क्योंकि 1 फर्स्ट पीरियड में p ऑर्बिट है ही नहीं, p ऑर्बिट शुरू ही होता है सेकेंड पीरियड से, तो हम 2p लिखेंगे। ये जो 1 लिखा है दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड, दिस 2 इज द नंबर ऑफ पीरियड एंड दिस 2 इज द नंबर ऑफ पीरियड, यानी सेकेंड पीरियड के p ऑर्बिट के पहले इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है? 1s2 2s2 2p2। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5 एंड लास्ट में नियॉन 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से आप लॉन्ग फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में बढ़ते जाएगा, तो उन इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और एटॉमिक मास है 7। उसके अकॉर्डिंग लिथियम का यहाँ पे देखिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, हीलियम इज इक्वल टू 2s1। नाउ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड एटॉमिक मास अप्रॉक्स 23 होता है। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो Ne3s1। अगर पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 होता है। आर्गॉन, यहाँ पे आर्गॉन होता है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह यहाँ आर्गॉन लिखना है, फील करना है, करेक्ट आंसर गेस करना है। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उसके लास्ट ऑर्बिट में, हम लास्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट में 4s1 होता है। तो आपको बताना है कि पोटेशियम के लिए कौन सा नोबल गैस यूज होता है। रुबिडियम के लिए क्रिप्टॉन 5s1 एंड सीर्शियम के लिए Xe6s1। 6 is the period, S is the orbit and 1 electron, and last one is Rn7s1 francium, radon 7th orbit 7th period S orbit में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। यही है वे राइट डाउन करने का अल्कली मेटल्स के ऑर्बिट को। नो, अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी मेरे पास एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। सबसे छोटा, अब ट्रेंड जो है, अब ये क्या अल्कली मेटल्स कौन सा ट्रेंड फॉलो करता है उस चीज़ के ऊपर मुझे फोकस करना है। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उसमें लिथियम का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ S1 ऑर्बिट में डाउन द ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। सीशियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिट होगा, वहीं पे लिथियम का सबसे छोटा एटॉमिक ऑर्बिट होगा। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। बॉटम में सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस और टॉप में सबसे कम होगा। क्यों? नंबर ऑफ पीरियड्स ऐड होते जाते हैं। जितना पीरियड ऐड होगा, आप देखिए बॉटम में आपको 7th पीरियड मिलेगा, यानी 7 ऑर्बिट्स मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा पीरियड बढ़ेगा उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम की डेंसिटी कम है सोडियम से, सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है पोटेशियम से। ये एक्सेप्शनल केस है, आपको ध्यान में रखना है। सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज़्यादा है। पोटेशियम की डेंसिटी रुबिडियम से कम होती है, रुबिडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, पोटेशियम से। बट सीर्शियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, रुबिडियम से भी ज़्यादा, सोडियम से भी ज़्यादा और लिथियम से भी ज़्यादा। अगर हम आयोनाइजेशन या हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन या हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम के लिए होती है और सबसे कम सीर्शियम के लिए होती है।
जैसे ही एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा वैसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगा। लेस डिस्टेंस यानी लेस रेडियस या लेस आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, मोर एनर्जी विल रिक्वायर टू ब्रेक डाउन। ज़्यादा ताकत लगेगी उसे तोड़ने के लिए। जैसे कोई बड़ी चीज़ है, आपको एक बड़ा स्केल दिया तो आप उसे इजीली तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको उसी स्केल को छोटा करके दिया और तोड़ने के लिए बोला तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए। चीज़ें जितनी छोटी होती जाती हैं उतना ज़्यादा एनर्जी लगता है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। इतना आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक रेडियस के या आयोनिक रेडियस के। यानी अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस कम होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, सीशियम का सबसे कम होता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। नाउ अब हम फ्लेम टेस्ट की बात कर लेंगे। देखिए फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मेटल्स ले लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। अब हम इनको हीट करके देखेंगे। तो लिथियम को हीट करने पे क्रिम्सन रेड आएगा, सोडियम को येलो आएगा, पोटेशियम को वायलेट आएगा, रुबिडियम को रेडिश वायलेट आएगा या रेड वायलेट आएगा, और सीशियम को हीट करने पे, फ्लेम टेस्ट करने पे ब्लू आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड द एयर। अगर लिथियम को हवा में रखा गया, लिथियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और लिथियम नाइट्राइड बनेगा। अगर सोडियम को रखा तो सोडियम परऑक्साइड बनाएगा। सोडियम क्या बनेगा? परऑक्साइड। इतना ध्यान में रखना है। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम ये सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम विल फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं तो लिथियम इज मोर रिड्यूसिंग। लिथियम सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होता है लिथियम का। लिथियम के बाद रुबिडियम का, फिर सीशियम का, उसके बाद पोटेशियम का, और सबसे लेस रिड्यूसिंग नेचर होता है सोडियम का। ये आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज डिपेंड अपॉन योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके देखा है, तब हम ये रिड्यूसिंग नेचर आपको बता रहे हैं। सॉलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया में इनकी सॉलिबिलिटी कैसी होती है वो हम देखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया गया इन मेटल्स का तो ये मेनली ब्लू कलर देंगे और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। यानी अगर अल्कली मेटल्स, कोई भी अल्कली मेटल मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास कोई भी अल्कली मेटल है, लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक, सीशियम तक, कोई भी अल्कली मेटल है, अगर उनको मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में डालता हूं तो वो ब्लू कलर शो करेंगे और पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेंगे। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया में डालता हूं तो वो ब्रॉन्ज कलर देंगे और डायमैग्नेटिक इन नेचर रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है। लीना के रवकस। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इनका मैंने मेटल लिया और उनको अगर डाइल्यूट मीडियम में डाला तो डाइल्यूट मीडियम में ये आपको ब्लू कलर शो करेंगे और पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेंगे। किसके साथ? लिक्विड अमोनिया के साथ। डाइल्यूट लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में ये ब्रॉन्ज कलर और डायमैग्नेटिक इन नेचर को शो करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे M स्टैंड फॉर मेटल, X और Y ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स हैं। इनके साथ ये कैसे, मेटल यानी आपका सोडियम, अल्कली मेटल्स, ठीक है, या आपका लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी मेटल, अगर वो नंबर ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो मेनली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन फर्दर इस मेटल के पास जाएगा, अमोनिया, और मेटल अमाइड्स बन जाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस विल रिमूव। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं, जैसे अगर मैं लिथियम Li2O को यानी डाई लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2Li प्लस एंड 2OH माइनस मिलेगा। ठीक है, 2Li प्लस मिलेगा और 2OH माइनस मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है। Na2O2 है और अगर आप उसको पानी में डालते हो तो आपको 2 सोडियम मेटल्स मिलेंगे, 2OH माइनस मिलेगा और H2O2 विल रिमूव। अगर 2MO2 है यानी 2 मोल्स ऑफ मेटल डाइऑक्साइड में लेता हूं, उसको 2 मोल्स ऑफ वाटर में डालता हूं तो मुझे 2 मेटल मिलेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ N प्लस 2OH माइनस H2O2 एंड ऑक्सीजन विल रिमूव। M स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपका मेनली M क्या है? ये पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है या सीशियम हो सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ऑल अल्कली मेटल्स हलाइड्स आर हाईली
हाई मेल्टिंग, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके जो हलाइड्स होते हैं, अल्कली मेटल्स ने जो भी बनाया हलाइड्स, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले होते हैं, कलरलेस होते हैं और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। यानी जितने भी मेटल हलाइड्स आप बनाओगे वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। जैसे कि NaCl ले लो, एक बेस्ट एग्जांपल। NaCl अब ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, यानी कलरलेस हो गया, मेनली क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपने देखा होगा कि NaCl, नमक के अंदर लोग चने विने भूज लेते हैं, चना भूजते हैं, बटाना भूजते हैं, ठीक है, लाई कुरमुरा भूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं हलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल फ्लोराइड का वो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द मेटल क्लोराइड। एंड मेटल क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट मेटल ब्रोमाइड से ज़्यादा होगा और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मेटल आयोडाइड का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, अगर सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा सोडियम ब्रोमाइड से और सोडियम ब्रोमाइड का ज़्यादा होगा सोडियम आयोडाइड से। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको सोडियम फ्लोराइड का देखने के लिए मिलेगा और सबसे कम सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। नाउ जितने भी हैलाइड्स हैं आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिथियम फ्लोराइड। जितने भी हलाइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में गेट इजीली डिजॉल्व। आपका NaCl देखिए पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन लिथियम फ्लोराइड पानी में नहीं डिजॉल्व होता, ये ध्यान में रखना है, इसका लो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर के अंदर। ऑल अल्कली मेटल फॉर्म ऑक्सो एसिड सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में और ये थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात करूं तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप Mg के साथ मिलता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मिलता है, बोरॉन का सिलिकॉन से प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप देख रहे हो यानी इसकी लिथियम की प्रॉपर्टी आपको मैग्नीशियम से मिलेगी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रीजन फॉर एनोमोलियस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। अब लिथियम के पास कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या हैं वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेरी इन स्मॉल साइज, ये बहुत ही छोटा होता है, और हाई पोलराइजिंग पावर, लिथियम के पास बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है। डिसिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो लिथियम की दूसरे अल्कली मेटल से मैच नहीं करती, उसे हम डिसिमिलैरिटी कहते हैं। कुछ सिमिलर नहीं है किसमें, लिथियम और दूसरे अल्कली मेटल्स में। मच हार्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उन्हें सॉफ्ट अल्कली मेटल्स कहा जाता है, बट लिथियम जो है वो क्या होता है, वो हार्ड होता है। इट इज अ मच हार्डर एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, लिथियम फॉर्म ऑक्साइड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड तो बनाता है लेकिन वो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड भी बनाता है, तो इतना ध्यान में आपको रखना है। लिथियम फॉर्म लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ ये हाइड्राइड बनाता है। एंड अदर डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, यानी दूसरे हाइड्राइड्स तो नहीं बनाते, जैसे NaCl कभी 2H2O नहीं बनाएगा, इसमें हमेशा ये 2 एब्सेंट, 2H2O 2 मोल्स ऑफ वाटर एब्सेंट मिलेगा, आपको NaCl ही मिलेगा सिर्फ। लेकिन लिथियम के ही केस में आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड में ट्रैप हुए मिल जाएंगे। लिथियम अगर नाइट्रो ऑक्साइड के साथ है, लिथियम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, लिथियम डाइलिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा विथ रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। अगर सोडियम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है तो उससे आपको सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। मतलब इस केस में आप देख सकते हो यहां पे लिथियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर निकल गया, वो नाइट्रोजन के साथ नहीं गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग से रिलीज हुआ। लेकिन सोडियम के साथ ऐसा नहीं होता, सोडियम के साथ आपका NO2 ट्रैप हो जाता है, यानी सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब हम सिमिलैरिटी, यानी मैंने डायगोनल रिलेशनशिप की बात की थी, तो अब लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म बॉन्ड विद द नाइट्रोजन, यानी ट्राई लिथियम
नाइट्रोजन एंड डाई मैग्नीशियम, ट्राई मैग्नीशियम डाई नाइट्रोजन फॉर्म होगा। जैसे F माइनस CO3 2 माइनस यानी फ्लोराइड आयन या कार्बोनेट आयन या फॉस्फोरस ऑक्साइड यानी PO4 3 माइनस, ये सभी लिथियम और मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल होते हैं। यानी अगर लिथियम का फ्लोराइड है, लिथियम का कार्बोनेट है या लिथियम का फॉस्फोर है, मैग्नीशियम का अगर फ्लोराइड कार्बोनेट या फॉस्फोरस ऑक्साइड के साथ ग्रुप है तो वो इनसॉल्युबल होगा, वो कहीं पे भी सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे LiF कहीं पे भी डिजॉल्व नहीं होगा, MgF भी कहीं पे भी डिजॉल्व, ये इनसॉल्युबल्स होते हैं। ठीक है, अगर लिथियम कार्बोनेट है Li2O3 तो ये भी कहीं पे भी डिजॉल्व नहीं हुआ। इसी तरीके से इनके जो हलाइड्स कार्बोनेट्स, ठीक है, ये कहीं इनसॉल्युबल होते हैं, इतना ध्यान में रखना है। बोथ आर हार्ड, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड आर वीक बेस, ये दोनों ही क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर स्ट्रॉन्ग, इन लोग स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, इतना ध्यान में रखना है। लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर थर्मली लेस स्टेबल, ये थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे ये स्लोली मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। लिथियम नाइट्राइड्स नाइट्रो ऑक्साइड फॉर्म लिथियम डाई लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इनका रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ देखूं तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 विद 10 मोल्स ऑफ द वाटर इज नोन एज वॉशिंग सोडा, इसे क्या बोलेंगे हम, वॉशिंग सोडा बोलेंगे। प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेलिसिस प्रोसेस। देखिए अमोनिया लिया मैंने, उसमें वाटर डाला, CO2 डाला, तो मुझे क्या मिल गया, NH3 ट्वाइस CO3 यानी डाई अमोनियम कार्बोनेट मिल गया। अब ये डाई अमोनियम कार्बोनेट को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे अमोनियम बाई कार्बोनेट मिल गया। अमोनियम बाई कार्बोनेट को NaCl के साथ अगर रिएक्ट कराया तो मुझे अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाई कार्बोनेट मिल गया। सोडियम बाई कार्बोनेट से मुझे सोडियम कार्बोनेट विथ रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट से मैं सोडियम कार्बोनेट बना सकता हूँ, जिसमें मुझे बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, अभी सॉल्वेज जो प्रोसेस है इज नॉट प्रॉपर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए ये प्रोसेस अच्छा नहीं होता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल, ये बहुत ही इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट विद 10 मोल्स ऑफ द वाटर एट 375 केल्विन, क्या होगा कि 9 मोल्स ऑफ वाटर उसमें से निकल जाएगा। हाई टेम्परेचर में आपका 9 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा, आपके पास सिर्फ सोडियम कार्बोनेट विथ मोनोहाइड्रेट बचेगा। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को लेके 375 केल्विन से ज़्यादा हीट करते हो तो क्या होगा, आपके पास सोडा ऐश आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोलाइज करते हो अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो देखिए आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट में आपने पानी डाला तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और OH माइनस आयन मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग लॉन्ड्रिंग, सोडियम कार्बोनेट पानी को सॉफ्ट बनाने और लॉन्ड्रिंग में यूज होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास, सोप, बोरेक्स, पेंट, टाइल्स इंडस्ट्रीज, देखिए इसका वास्ट यूज है सोडियम कार्बोनेट का, ये ग्लास, सोप, बोरेक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, अब अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, चलिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। प्रोसीजर फॉर प्योर NaCl फॉर्मेशन, NaCl प्योर NaCl सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन, पहले हम ब्राइन सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे जो कंटेन करता है क्रिस्टल्स जो है ब्राइन सॉल्यूशन के, क्या होगा उसमें सोडियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम डाइक्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ये सारी इंप्यूरिटीज हैं। तो हम क्या करेंगे, डिजॉल्व इन मिनिमम वाटर, इसे कम से कम वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। डिजॉल्व करने के बाद फिल्टर और रिमूव कर देंगे इंप्यूरिटीज को। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद HCl गैस, फिर हम HCl गैस पास करके उस सॉल्यूशन को सैचुरेट बना देंगे। सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर NaCl, NaCl प्योर क्रिस्टल्स को हम सेपरेट आउट कर लेंगे ना। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द, अब इसका यूज होता है Na2O2, NaOH और Na2CO3 के प्रिपरेशन के लिए। अब ये जो NaCl है इससे आप क्या क्या बना सकते हो, सोडियम पेरोक्साइड बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो। अब कॉस्टिक सोडा की बात करते हैं, यानी NaOH की बात करते हैं।
अल्कली हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की बात करेंगे। प्रिपेयर्ड इन, ये कैसे बनता है देखिए, प्रिपेयर्ड इन कास्टनर केल्नर्स सेल बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से बनता है। कैथोड पे क्या हो रहा है देखिए, कैथोड पे जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरी, तो सोडियम अमलगम बनाएगा, वाटर डालने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एनोड पे क्लोरीन गैस रिमूव हो रहा है, एंड एनोड से एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड तक ट्रैवल करके जा रहा है, ठीक है। नाउ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, अब इनका इस्तेमाल होता है सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 या Na2CO3 इन वाटर प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गिव यू सोडियम बाइकार्बोनेट, यूज फॉर द माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए क्या होता है, ये जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है ये। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्सेस। देखिए बायोलॉजी, हमारे शरीर में भी सोडियम और पोटेशियम हमारे न्यूरॉन्स के सिग्नल के इंपल्सेस को, यानी न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज करता है, वो सोडियम एंड पोटेशियम की मदद से ही हम कैच कर पाते हैं, ठीक है। सोडियम इज ग्रेटर अमाउंट इन आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इज इनसाइड ऑफ द सेल। देखिए सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज यहां पे हमारा अल्कली मेटल्स का कंप्लीट हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर लिया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड तक देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।